नमस्कार। आज हम भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं, खासतौर पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो हाल ही में जो जीएसटी दरों में बदलाव घोषित हुए हैं उनका विश्लेषण करते हैं। जी, ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस नई संरचना को परत दर परत समझें। क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा, आम लोगों पर, व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, और हाँ, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बड़ा बदलाव है, इसकी मोटी मोटी रूपरेखा क्या है? अब तक तो हम वो 4 टियर वाली संरचना जानते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ, वो अब बदल गई है, मतलब उस संरचना को बदला जा रहा है। नई व्यवस्था में बेसिकली 3 मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5%, 18% और एक नया ऊंचा स्लैब है 40% का। 40%? अच्छा। जी, और ये बदलाव जहां तक जानकारी है 22 सितंबर 2025 से लागू करने की योजना है। 22 सितंबर 2025, ठीक है, काफी समय है अभी। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? सिर्फ सरलीकरण या कुछ और भी है? मैंने सुना है कुछ लोग इसे जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। हाँ, जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। देखिए, सरलीकरण तो एक बड़ा मकसद लगता ही है। 4 की जगह 3 दरें, तो क्लासिफिकेशन आसान होगा, कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना वो भी शायद आसान हो, विवाद कम हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सरलीकरण ही नहीं, ऐसा लगता है कि खपत को, कंजम्पशन को बढ़ावा देना और टैक्स प्रणाली को थोड़ा और प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील बनाना भी एक लक्ष्य है। प्रोग्रेसिव कैसे? वो ऐसे कि ये जो 40% की ऊंची दर है, वो खासतौर पर लग्जरी चीजों पर और जिन्हें सिन गुड्स कहते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, उन पर लगाई गई है। तो जो ज्यादा खर्च कर सकते हैं या ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, उन पर ज्यादा टैक्स। अच्छा, समझ गई। तो जीएसटी 2.0 वाली बात में दम लगता है फिर। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखते हैं कि अलग अलग चीजों पर अलग अलग कैटेगरी में दरों का क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी रोजमर्रा की चीजों से, एफएमसीजी जिन्हें कहते हैं साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह। हाँ, एफएमसीजी। यहाँ पर अब उपभोक्ताओं के लिए कुछ अच्छी खबर है यकीनन। जैसे आपने कहा, बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ऐसी कई चीजें हैं जो पहले या तो 12% में थी या 18% वाले स्लैब में। अब इन सबको सीधा 5% वाले स्लैब में लाया गया है। ओह, 18 या 12 से सीधा 5%, ये तो काफी बड़ी कमी है। हाँ, बहुत बड़ी कमी है। इससे कीमतों पर अच्छा खासा असर दिखना चाहिए। और कुछ इस कैटेगरी में? हाँ, और वो शायद और भी महत्वपूर्ण बदलाव है। कुछ खाने की चीजें जैसे पैकेज्ड पनीर है या सामान्य पैक्ड रोटी और पराठा, और यूएचटी दूध, मतलब वो दूध जो लंबे समय तक चलता है। हाँ, इन पर पहले 5% या कुछ मामलों में 12% तक भी जीएसटी लगता था। अब इन्हें पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, 0%। 0 मतलब कोई टैक्स नहीं? जी बिल्कुल, शून्य दर। ये तो सीधे सीधे घर के बजट पर असर डालेगा, खासकर आजकल की महंगाई को देखते हुए। वाकई 0% तो बहुत बड़ी राहत है आम आदमी के लिए। अच्छा, अब जरा स्वास्थ्य और बीमा की तरफ देखते हैं, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस। वहां क्या हाल है? स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। जो मेडिकल डिवाइस होते हैं, चिकित्सा उपकरण, उन्हें अब 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। अच्छा। इससे उम्मीद है कि इलाज थोड़ा सस्ता होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला बदलाव है, वो बीमा से जुड़ा है। बीमा? उसमें क्या है? वो तो वैसे ही काफी महंगा लगता है सबको। बिल्कुल। पहले क्या था कि जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों पर 18% जीएसटी लगता था। 18%? हाँ, काफी ज्यादा था। हाँ, अब इस नई संरचना में इन दोनों को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया गया है, 0% जीएसटी। सच में? 18% से सीधा 0%? जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। शायद इसके पीछे सोच ये है कि स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसे सस्ता बनाया जाए। जाहिर है 18% की बचत तो प्रीमियम को काफी कम कर देगी। निश्चित रूप से। ये तो वाकई बहुत अहम बदलाव है। स्वास्थ्य सेवाओं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहुंच बढ़ाने में ये बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, चलिए अब कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, उस क्षेत्र पर नजर डालते हैं। कृषि क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसका भी ध्यान रखा गया है। ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के टायर हैं,
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिससे पानी की बचत होती है, और बायोपेस्टिसाइड्स मतलब जैविक कीटनाशक। इन सब पर जीएसटी दर पहले 12% या 18% थी, उसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। अच्छा, 5%? तो किसानों की लागत कम होगी इससे? यही उम्मीद है। एनर्जी से जुड़े उपकरण जैसे सोलर कुकर हो गए, सोलर वाटर हीटर, इन पर अब 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ठीक है। ये ग्रीन एनर्जी अपनाने को और बढ़ावा दे सकता है। ये तो हुई कृषि और ऊर्जा की बात। अब आते हैं उस कैटेगरी पे जहां अक्सर बड़े खर्चे होते हैं, गाड़ियां और टीवी, फ्रिज जैसे घरेलू सामान, व्हीकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। वहां क्या तस्वीर है? वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, लेकिन कई पॉपुलर आइटम्स पर राहत दी गई है। जैसे टीवी है, एयर कंडीशनर यानी एसी, डिशवॉशर जैसी चीजें, और साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें। हाँ। ये सब पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थी। सही। इन्हें अब घटाकर 18% वाले स्लैब में लाया गया है। 28 से 18, ये तो सीधी 10% की कमी है। हाँ, ये एक बड़ी कटौती है। 350 सीसी तक की बाइक और एसीडी 18% पर आना तो ये मध्यम वर्ग के लिए काफी अच्छा हो सकता है। कारों का क्या हुआ? छोटी कारें और यहां तक कि बाइसिकल और एम्बुलेंस भी, जो पहले 28% पर थी, अच्छा, उन्हें भी 18% वाले स्लैब में लाया गया है। ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। अच्छा, ईवीज पर क्या रेट है? उन्हें तो सरकार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनकी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह ही 5% जीएसटी लागू रहेगा। अच्छा, तो वो 5% पर ही है, कोई बदलाव नहीं? जी, ये दिखाता है कि सरकार ईवी पॉलिसी पर कायम है, उन्हें सस्ता रखना चाहती है। हाँ, यानी ईवीज पर छूट जारी है। लेकिन क्या सभी गाड़ियां सस्ती हुई हैं या कुछ महंगी भी हुई हैं? नहीं, सब सस्ती नहीं हुई है। जो लग्जरी सेगमेंट है उसको टारगेट किया गया है। बड़ी महंगी लग्जरी कारें और 350 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली जो बाइक्स हैं, हाँ, उन्हें 28% वाले स्लैब से निकालकर सीधा 40% वाले नए सबसे ऊंचे स्लैब में डाल दिया गया है। बाप रे, 28 से 40%, ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। हाँ, काफी ज्यादा। तो मतलब साफ है, एक तरफ आम इस्तेमाल की चीजें, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं और दूसरी तरफ लग्जरी पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यही ट्रेंड हमें सेवाओं यानी सर्विसेज के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अच्छा, सेवाओं में क्या बदलाव है? कुछ जो पॉपुलर सेवाएं हैं उन्हें सस्ता किया गया है, जैसे जिम की मेंबरशिप है, ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज हैं, योगा क्लासेस हैं या दूसरी वेलनेस सर्विसेज। हाँ, इन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब ये 5% के दायरे में आ गई हैं। 18 से 5, ये भी काफी कमी है। इससे तो इन सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। बिल्कुल। हवाई यात्रा का क्या? फ्लाइट टिकट्स, हवाई यात्रा में थोड़ा फर्क किया गया है। इकोनॉमी क्लास में अगर आप सफर करते हैं तो 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास जैसी ऊंची श्रेणियों में यात्रा करते हैं तो 18% जीएसटी देना होगा। ओके, इकोनॉमी 5%, बाकी 18%। और जमीनी परिवहन जैसे ट्रक वगैरह की सर्विसेज? रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में थोड़ी सी कह सकते हैं जटिलता रखी गई है। हाँ। अगर सर्विस प्रोवाइडर इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी का फायदा लेता है तो रेट 18% होगा। लेकिन अगर वो आईटीसी का फायदा नहीं लेते हैं तो वो 5% की कम दर चुन सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन दिया है। हाँ, ये व्यवसायों को अपनी लागत और कैश फ्लो के हिसाब से चुनने का विकल्प देता है। लेकिन हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होगी। समझ गई। चलिए अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसे अक्सर सिन गुड्स कहते हैं, और दूसरी महंगी चीजें जिन पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। जी, तंबाकू उत्पाद, हाँ, पान मसाला, हाँ, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, हाँ, और यहाँ तक कि आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के टिकट, हाँ, ये सब पहले 28% जीएसटी दायरे में थे और कुछ पर तो एक्स्ट्रा सेस भी लगता था। हाँ। अब इन सभी को 40% के नए सबसे उच्चतम स्लैब में डाल दिया गया है। 40%? ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल टिकट्स भी? जी हाँ। अच्छा, और क्या है इस 40% वाले ब्रैकेट में? जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, मतलब कुछ फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जिनमें गैस नहीं होती, हाँ, उन पर पहले 18% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लगता था। उन्हें भी अब सीधे 40% वाले स्लैब में शामिल कर लिया गया है। बाप रे। तो संदेश बिल्कुल साफ है। एक तरफ रोजमर्रा की जरूरतें, स्वास्थ्य, बीमा, कुछ हद तक परिवहन और सेवाएं सस्ती की जा रही हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी आइटम्स, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाली चीजें और कुछ मनोरंजन की गतिविधियों पर टैक्स काफी बढ़ा दिया गया है। ये पूरा ढांचा समझने के बाद
एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है, शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी होगा। मान लीजिए किसी ने ये घोषणा होने से पहले, लेकिन वो लागू होने की तारीख 22 सितंबर 2025, उससे पहले कोई महंगा सामान खरीदा, जैसे टीवी या बाइक जिस पर अब टैक्स कम हो गया है, तो क्या उन्हें पुरानी खरीद पर जो एक्स्ट्रा जीएसटी दिया था उसका रिफंड मिलेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। पुरानी खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो एक पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स है, मतलब टैक्स उस समय लगता है जब बिक्री होती है। और कानून में जो बदलाव हैं वो भविष्य की तारीख से लागू हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। हाँ। इसलिए इस तारीख को या इसके बाद जो बिक्री होगी उसी पर नई बदली हुई दरें लागू होंगी। 22 सितंबर 2025 से पहले जो भी खरीदा गया है उस पर उस समय जो दर लागू थी वही मान्य रहेगी और उस पर दिए गए टैक्स का कोई रिफंड नहीं मिलेगा, भले ही बाद में उस चीज पर रेट कम हो गया हो। अच्छा, ये एकदम साफ करना जरूरी था ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अब इन सभी बदलावों के जो संभावित असर हैं उन पर बात करते हैं। फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या दिख रही हैं, पहले ग्राहकों के नजरिए से देखते हैं। ग्राहकों के लिए तो कई फायदे दिख रहे हैं, जैसा हमने बात की। रोजमर्रा की चीजें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खाने की चीजें जैसे पैकेज्ड पनीर, दूध, ये सस्ती होंगी। और शायद सबसे बड़ा फायदा जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में कमी के रूप में आएगा। हाँ, वो 0% वाला। और बड़े सामान, टीवी, एसी, बाइक, कारें। हाँ, टीवी, एसी, 350 सीसी तक की बाइक, छोटी कारें, इन पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। जो स्रोत हमारे पास है उसके विश्लेषण के मुताबिक इससे इन चीजों की फाइनल कीमतों में 8% से 9% तक की कमी आ सकती है। 8 से 9%, ये तो काफी है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण कमी है ये। इससे फेस्टिव सीजन के आसपास या जब लोग बड़ी खरीदारी का प्लान करते हैं तो मांग बढ़ सकती है। सही बात है। ये तो हुई ग्राहकों की बात। अब व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए क्या फायदे हो सकते हैं? उनके लिए सबसे बड़ा फायदा तो शायद टैक्स सिस्टम का सरल होना है। 4 की जगह 3 दरें, क्लासिफिकेशन आसान, अकाउंटिंग फाइलिंग में लगने वाला समय, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, कह सकते हैं कॉम्प्लायंस कॉस्ट यानी नियमों को मानने का खर्चा, वो भी घट सकता है। और बिजनेस के नजरिए से बिक्री वगैरह। देखिए, जब टैक्स कम होता है, चीजें सस्ती होती हैं तो आमतौर पर डिमांड बढ़ती है। तो एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, खासकर छोटी कारें और बाइक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ग्रीन एनर्जी वाले उपकरण और बीमा, इन सेक्टर्स में बिजनेस को बिक्री में बढ़त देखने को मिल सकती है। मांग बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है। फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां या चिंताएं भी हैं, कुछ नेगेटिव्स? बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली और बड़ी चिंता तो यही है कि क्या कंपनियां और व्यापारी, खासकर रिटेलर्स, टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहक तक पहुंचाएंगे? हाँ, ये हमेशा एक सवाल रहता है। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है कि टैक्स कम होने पर कीमतें हमेशा उसी अनुपात में या उतनी तेजी से कम नहीं होती। इसके लिए सरकार को निगरानी रखनी होगी, एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स वगैरह। सही कहा। और सरकार के अपने नजरिए से क्या चुनौतियां हैं? स्रोत के अनुसार इन टैक्स कटौतियों की वजह से केंद्र सरकार को अंदाजन करीब 48,000 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू लॉस का सामना करना पड़ सकता है। 48,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। तो सरकार को इस घाटे की भरपाई के लिए या तो कहीं और से कमाई बढ़ानी होगी या अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। और इसका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? जीएसटी रेवेन्यू का हिस्सा तो राज्यों को भी जाता है। यही पर एक और बड़ी चुनौती आती है। राज्य सरकारें अपने रेवेन्यू हिस्से में कमी को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इस बदलाव से उनके खजाने पर बुरा असर पड़ेगा। स्रोत बताते हैं कि वो केंद्र सरकार से इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर सकती हैं या शायद कर भी रही हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक थोड़ा मुश्किल मुद्दा बन सकता है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि राज्यों की भी अपनी चिंताएं होंगी। तो मतलब एक तरफ सरलीकरण है, मांग बढ़ने की उम्मीद है, दूसरी तरफ फायदा ग्राहक तक पहुंचेगा या नहीं, ये सवाल है। और केंद्र और राज्यों के लिए रेवेन्यू मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इन बदलावों को और साफ तौर पर समझने के लिए क्या हम कुछ खास चीजों पर पुरानी और नई दरों की तुलना कर सकते हैं? एक क्विक रिकैप जैसा। हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पहले 12% या 18% थे, अब 5%। 5%, ठीक है। पैकेज्ड पनीर, यूएचटी दूध पहले 5% या 12% थे, अब 0%।
टैक्स मुक्त। 0? ओके। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पहले 18% था, अब 0%, ये भी टैक्स मुक्त। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण पहले 12% या 18% थे, अब 5%। 5%? टीवी, एसी, 350 सीसी तक की बाइक, छोटी कारें पहले 28% थी, अब 18%। 18%, बड़ी राहत। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पहले भी 5% थे, अब भी 5%, कोई बदलाव नहीं। नो चेंज। ओके। लग्जरी कारें 350 सीसी से ऊपर की बाइक पहले 28% थी, अब 40%। सीधा 40? तंबाकू, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पहले 28% प्लस सेस थे, अब 40%। 40? जिम, ब्यूटी पार्लर, योग सेवाएं पहले 18% थीं, अब 5%। हाँ, 5%। ये तुलना दिखाती है कि बदलाव कितने टारगेटेड है। आम जरूरतों पर राहत और लग्जरी और सिन आइटम्स पर बोझ। बिल्कुल। तो अब भविष्य की तरफ देखते हुए इस GST 2.0 से आगे का रास्ता क्या दिखता है? क्या उम्मीदें हैं? जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, इसे GST सिस्टम को ज्यादा सरल, ज्यादा पारदर्शी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी कामयाबी इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि टैक्स कटौती का फायदा कितनी अच्छी तरह ग्राहकों तक पहुंचता है। हाँ, वो सबसे जरूरी है। अगर कीमतें सच में कम होती हैं, तो ये निश्चित रूप से कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा सकता है। और छोटे व्यवसायों के लिए, MSMEs के लिए? उनके लिए कंप्लायंस में आसानी, मतलब नियमों का पालन करने में आसानी, एक बड़ी राहत हो सकती है। हाँ। कम उलझा हुआ टैक्स स्ट्रक्चर उन्हें अपने असली बिजनेस पर फोकस करने में मदद कर सकता है। ठीक है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, रेवेन्यू लॉस वाला मुद्दा अहम बना रहेगा। केंद्र सरकार को वो 48,000 करोड़ का अनुमानित घाटा मैनेज करना होगा और राज्य सरकारों की जो चिंताएं हैं रेवेन्यू को लेकर, उनका समाधान खोजना होगा। हाँ, राज्यों के साथ मुआवजे पर सहमति बनाना जरूरी होगा। बिल्कुल। इस सुधार को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या हैं? मोटी मोटी बातें। पहली बात तो ये कि भारत की GST प्रणाली अब मुख्य रूप से 3 दरों में सिमट गई है। 5%, 18% और 40%। पुरानी 4 दरों वाली व्यवस्था खत्म। ठीक है, 3 दरें। दूसरी बात? दूसरी, रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें, जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं और कुछ गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो गए हैं। कई चीजें सस्ती। तीसरा, इसके उलट लग्जरी सामान, बड़ी बाइक, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजें काफी महंगी हो गई हैं। उन पर अब 40% की दर है। ओके, लग्जरी और सिन गुड्स महंगे। चौथा, ये सारे बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे और इस तारीख से पहले की गई खरीदारी पर कोई GST रिफंड नहीं मिलेगा। 22 सितंबर 2025 डेट याद रखनी होगी। और पांचवा? ये महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव है जिसके असर दूर तक जाएंगे। अब जब हमने इन बदलावों के इतने सारे पहलुओं पर बात कर ली है, तो चलिए सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल या विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हाँ, विचार ये है, सरकार ने सरलीकरण और मांग बढ़ाने के लिए करीब 48,000 करोड़ की रेवेन्यू लॉस का जोखिम उठाया है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इस सरल टैक्स ढांचे को बनाए रखते हुए सरकार बजट को कैसे संतुलित करेगी? क्या कहीं और से रेवेन्यू बढ़ाना होगा या खर्च कम करने होंगे? और एक और बात, अगर राज्यों को लगता है कि उनके रेवेन्यू लॉस की भरपाई के तरीके काफी नहीं हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और उसका इस नई GST 2.0 संरचना के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।